हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल MK स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आंतरिक सुरक्षा पर पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जहां हम जानेंगे कि आंतरिक सुरक्षा की समस्या क्या क्या है और इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या है। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। दोस्तों, जो लोग आज मेरे चैनल पर मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इसको सुनने के बाद वो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां आंतरिक सुरक्षा पर मेरा पहला वीडियो देखें, डिस्पाइट दिस टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो आइए हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि आंतरिक सुरक्षा की समस्या क्या क्या है। भारत की आंतरिक समस्या में निम्न प्रकार की समस्याओं को देखा जा सकता है, जैसे कि भाषा की समस्या, अलगाववाद की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या, आतंकवाद की समस्या और नक्सलवाद। तो आइए अब हम एक एक समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने किस प्रकार की समस्या है। यहाँ हम सबसे पहले भाषा की समस्या पर बात करेंगे। दोस्तों, भारत में भाषा की समस्या इसके आंतरिक सुरक्षा के सामने एक प्रमुख समस्या है। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जब देश गुलाम था, उस समय भाषा देश की आंतरिक समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, उसके बाद भाषा एक समस्या बनकर भारतीयों के सामने आ खड़ी हुई। यह तब और भी अधिक समस्या बनी जब संविधान सभा में इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। उस समय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य रहे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ही इसका कड़ा प्रतिरोध जताते हुए कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मतलब है दक्षिण भारतीय राज्यों को शेष देश से अलग करना, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर भारतीय भाषाओं को दक्षिण भारत पर थोपा नहीं जा सकता है। दक्षिण भारत की भाषाओं में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि हैं और यहाँ के लोग अपनी ही भाषा को सर्वोच्चता देते हैं। ऐसे में अगर हिंदी थोपा गया तो हो सकता है कि यह राज्य अपनी अलग स्वतंत्रता घोषित कर दे। तब से लेकर आज तक पूरे भारत की भाषा क्या होगी एक विवाद बना हुआ है। वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र की भाषा में हिंदी को शामिल करने का विचार व्यक्त किया गया तो दुनिया के 123 देशों ने इसका समर्थन किया, लेकिन भारत के अंदर ही इसका विरोध होने लगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भाषा भारत की आंतरिक समस्या का एक मूल कारण बना हुआ है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या अलगाववाद की समस्या है। दोस्तों, कुछ पर्सनल हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में कई अलगाववादी संगठनों की स्थापना की गई, जिनका मकसद इस देश की भौगोलिक एकता को तोड़कर अपने लिए एक नवीन राज्य की स्थापना करना है। ऐसे संगठनों को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, मैं आपका काम और भी आसान कर देता हूँ। यहाँ मैं एक एक संगठनों को बोल देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में यह अच्छी तरह से याद हो जाए। दोस्तों, भारत की आज़ादी के साथ ही खालिस्तान नामक संगठन अस्तित्व में आ गया, जिसका कार्यक्षेत्र भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश है। हालांकि वर्तमान समय में इस संगठन ने अपना ऑफिस पाकिस्तान और कनाडा में भी खोल रखा है। इस प्रकार की दूसरी अलगाववादी संगठन नागालैंड का नागा नेशनल काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया। वहीं तीसरी अलगाववादी संगठन 1964 में मणिपुर में स्थापित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है। इस प्रकार के चौथे संगठन मिजो नेशनल फ्रंट है, जिसकी स्थापना 1966 में मिजोरम में हुई। फिर मेघालय में भी गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी की स्थापना की गई। वहीं असम में भी 1979 में उल्फा नामक संगठन की स्थापना की गई। इसके अलावा असम में ही वर्ष 2003 से बोडोलैंड की मांग उठ रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलगाववाद की समस्या
भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने एक प्रमुख समस्या है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है सांप्रदायिकता की समस्या। भारत में सांप्रदायिकता औपनिवेशिक काल से ही देखा जा सकता है। विशेषकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से ही यह एक गंभीर समस्या बनने लगी और यह इतना बढ़ा कि अंततोगत्वा 1947 में देश का विभाजन तक हो गया। लेकिन इसकी आज भी कमी नहीं है। स्वतंत्रता पश्चात भी समय समय पर इसमें उद्गार होते रहा है, जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया जाना, समझौता एक्सप्रेस में बैठे कार सेवकों को जिंदा जला देना, गोधरा कांड, मुजफ्फरनगर दंगा इत्यादि अनेक सांप्रदायिक घटनाएं घटी है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने एक समस्या बनी हुई है। दोस्तों, भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने जो चौथी सबसे बड़ी समस्या है वह है आतंकवाद की समस्या। भारत में आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादातर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा ही होते रहा है। हालांकि आप इस बात से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि वर्तमान समय में इसकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दिवालिया हो चुका है। बावजूद इसके इन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को बाहर छोड़ रखा है और यह आए दिन बम ब्लास्ट करते रहते हैं। भारत में भी इन्होंने कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे वर्ष 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट जिसमें 300 लोग मारे गए, वर्ष 2001 में नई दिल्ली में भारत के संसद पर हमला, वर्ष 2006 में और वर्ष 2008 में मुंबई में हमला, जहां दोनों हमलों में करीब 600 लोग मारे गए। इसके अलावा 2013 में हैदराबाद, 2016 में पठानकोट और 2019 में पुलवामा इत्यादि। भारत में हुए आतंकी हमलों की लिस्ट बहुत बड़ी है। इसका मैं अपने अगले टॉपिक आतंकवाद में पूरा लिस्ट ही दे दूंगा, जिसमें 1960 से लेकर वर्ष 2019 तक भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसका स्थान, मौतों की संख्या और उसका विवरण सब रहेगा। यहाँ मैं कुछ ही घटनाओं को आपको बता रहा हूँ। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कई संगठनों की स्थापना की है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी किया है, जिसके कारण वर्ष 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद आतंकी गतिविधियां रुकी है। लेकिन अब इसका फॉर्म चेंज हो गया है और अब आतंकवाद सीमा पार के बजाय देश के अंदर रहने वाले स्लीपर सेल के द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है। स्लीपर सेल पर अक्षय कुमार अभिनीत एक मूवी भी बनी है जिसका नाम हॉलीडे है। चाहे तो आप देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्लीपर सेल कैसे काम करता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने जो पांचवी सबसे बड़ी समस्या है वह है नक्सलवाद की समस्या। वैसे तो नक्सलवादियों और माओवादियों का उद्देश्य एक जैसा ही है, जो हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा समाजवाद को लाना है। लेकिन जहां माओवादी भारत में इसकी स्वतंत्रता के समय से ही थे, वहीं भारत में नक्सलवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के नक्सलवाड़ी गांव से तब शुरू हुआ जब चारू मजूमदार और कानू सन्याल के नेतृत्व में कुछ उग्र लोगों ने वहां की जमींदारों की हत्या कर उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। माओवादी और नक्सलवादियों की समानता को देखते हुए यह कहना सर्वथा उतना उचित नहीं होगा कि भारत में नक्सलवाद का शुरुआत वर्ष 1967 में ही हुआ। वर्तमान समय में नक्सलवाद का विस्तार हुआ है और यह बंगाल से फैलते हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नक्सलवाद की समस्या भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने एक प्रमुख चुनौती बनकर खड़ी हुई है।